हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को ऑडिटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कराने वाला हूं। ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और एग्ज़ाम में कई बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इसका फर्स्ट लेक्चर जो है इस चैप्टर का वो चैनल पे अपलोडेड है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। और इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करना है और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिमेनिंग टॉपिक के बारे में। तो जो पहला रिमेनिंग टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेसिकली 3 थ्योरीज होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? थ्योरीज का मतलब पार्ट्स जिस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस काम करता है। अब वो पहला थ्योरी है एजेंसी थ्योरी। बेसिकली एजेंसी थ्योरी क्या होती है? एजेंसी थ्योरी के अंदर जो एक इसमें रिलेशन दिखाया गया है जो प्रिंसिपल्स होते हैं और एजेंट्स होते हैं उनके बीच का, मतलब प्रिंसिपल्स और एजेंट्स के बीच के रिलेशन को दिखाने में इसको थ्योरी का यूज़ होता है। अब ये इस थ्योरी के अंदर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं कंपनी के अंदर के शेयर होल्डर्स या फिर जो कंपनी के अंदर में इन्वेस्टर्स जो होते हैं, कंपनी के अंदर जो पैसा लगाते हैं उसे कहते हैं ये कंपनी इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स। तो एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स का मतलब होता है कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, वो सारे कहलाते हैं एजेंट्स। सो कंपनी को चलाने के लिए ये सबसे पहले शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। क्या करते हैं? कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं और उसके बाद कंपनी को आगे रन करने के लिए पहला उनको फंड मिल गया पहले तो, और उसके बाद कंपनी को आगे रन करने के लिए उसके अंदर जो एजेंट्स होते हैं यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो कुछ और लोगों को हायर करते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में से होते हैं। अब उसे क्या कहते हैं? मैनेजर्स। अब वो मैनेजर्स कंपनी को और आगे चलाने के लिए कुछ और स्टाफ को हायर करते हैं जो डेली रूटीन में बेसिस में काम करते हैं और कंपनी की ग्रोथ में आगे वर्क करते हैं। उसे कहते हैं एम्प्लॉयज़, जो अपना पूरा एफर्ट देते हैं, शिफ्ट वाइज में काम करते हैं पूरा का पूरा और कंपनी को आगे ले जाते हैं। सो इस थ्योरी के अंदर क्या दिखाया गया है? बेसिकली एजेंसी थ्योरी के अंदर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन बताया गया है। यही बता रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी हायर एजेंट टू परफॉर्म वर्क एंड द प्रिंसिपल डेलीगेट द वर्क ऑफ रनिंग बिजनेस टू डायरेक्टर और मैनेजर हु आर एजेंट्स ऑफ शेयर होल्डर। इसमें कह रहा है जो भी कंपनी के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हायर करते हैं क्या करते हैं? वो एजेंट्स को हायर करते हैं और एजेंट्स क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर, ये इनको हायर करते हैं जिससे कि काम को आगे परफॉर्म किया जा सके। प्रिंसिपल्स डेलीगेट करते हैं काम को। डेलीगेट का मतलब ट्रांसफ़र करना, काम को ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पे ये ऑफ रनिंग द बिजनेस टू डायरेक्टर्स और मैनेजर हु आर द एजेंट ऑफ शेयर होल्डर। अब ये डायरेक्टर्स को या मैनेजर्स को काम ट्रांसफ़र कर देते हैं। उनके पास थोड़ी सी पावर आती है, उनके पास पूरी पावर नहीं आती, पूरी पावर शेयर होल्डर्स के पास है, मगर कंपनी को आगे चलाने का काम किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और मैनेजर्स का। तो उन पे काम ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके बेसिस पे उनको सैलरी मिलती है। की फीचर ऑफ एजेंसी थ्योरी इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। कह रहा है इसमें ओनरशिप का और कंट्रोल का पूरा ये एक डिफरेंस है। सेपरेशन मतलब डिफरेंस दोनों के बीच में। ओनरशिप का मतलब ओनरशिप कंपनी को कौन कौन करता है? कंपनी के मालिक जो हैं वो कोई और है और कंपनी को चला कौन रहा है? वो कौन चला रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं कंपनी को। आगे कंपनी का रन कौन करा रहे हैं? कंपनी को रन ग्रोथ की तरफ ये मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करा रहे हैं। यही बता रहा है थ्योरी प्रिस्क्राइब डेट। अब हम इसमें ये कह रहा है पीपल और एम्प्लॉयज़ आर हेल्ड अकाउंटेबल इन देयर टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस थ्योरी के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ता है, अकाउंटेबल होना पड़ता है। मतलब अगर कोई भी गलती करते हैं तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है जिस बेसिस पे वो मैच्योर हो जाते हैं हर एक काम के लिए, जो भी उनको वर्क दिया जाता है। और अगर वो गलती करते हैं तो उसके बदले में उनको पनिशमेंट मिलती है, और पनिशमेंट किस फॉर्म में मिलती है? उनका कंपनसेशन या रिवॉर्ड जो होता मिलना होता है वो नहीं मिलता। अब यही कह रहा है रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूज टू करेक्ट द प्रायोरिटीज ऑफ द एजेंट, ये इसमें बता रखा है। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है स्टीवर्डशिप थ्योरी। स्टीवर्डशिप थ्योरी के अंदर कह रहा है स्टीवर्ड्स प्रोटेक्ट द मैक्सिमाइज एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ थ्रू फर्म परफॉर्मेंस। इसमें कह रहा है स्टीवर्ड्स जो होता है वो कंपनी का जो इन्वेस्टर है, कंपनी में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनकी वेल्थ का प्रोटेक्शन करता है और उसको आगे बढ़ाता है। प्रोटेक्शन मतलब कंपनी को प्रॉफिट दिलाना, और जब प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ हिस्सा इन्वेस्टर को जाता है क्योंकि उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है।
अब उस प्रॉफिट को बढ़ाने का काम किसका होता है? कंपनी के अंदर स्टीवर्ड का। और स्टीवर्ड कौन होते हैं? कंपनी के मैनेजर, कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी के डायरेक्टर्स, वो कहलाते हैं स्टीवर्ड। यही इसमें बता रखा है, स्टीवर्ड आर द कंपनी एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर वर्किंग फॉर द शेयर होल्डर, प्रोटेक्ट एंड मेक प्रॉफिट फॉर द शेयर होल्डर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। प्लीज़ कमेंट में पोस्ट कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बात इसमें कह रहा है, इट स्ट्रेसेस ऑन द पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और एग्जीक्यूटिव टू एक्ट मोर एटोनोमसली सो दैट शेयर होल्डर रिटर्न आर मैक्सिमाइज। इसमें कह रहा है कि इसमें मेन फोकस यही होता है कि कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। रिटर्न मिलने का मतलब है कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है और शेयर होल्डर को प्रॉफिट होगा तो वो अगली बार और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, वही बता रहा है ये। अब इसका जो थर्ड थ्योरी है वो है स्टेक होल्डर थ्योरी। अब हम बात करते हैं स्टेक होल्डर थ्योरी के बारे में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक नंबर 3 थ्योरी है जो कहलाती है स्टेक होल्डर थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली यही है कि जब कंपनी के अंदर जो कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो कंपनी के स्टेक होल्डर के बेनिफिट के टूवर्ड काम करते हैं। क्या करते हैं? कंपनी के स्टेक होल्डर के बेनिफिट के टूवर्ड काम करते हैं, उसे कहते हैं स्टेक होल्डर थ्योरी। बेसिकली स्टेक होल्डर क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता रखा है। स्टेक होल्डर का मतलब वो पर्सन जो कंपनी से रिलेटेड हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब वो पर्सन जो कंपनी से रिलेटेड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसे कहते हैं स्टेक होल्डर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल सप्लायर हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए कंपनी के, और डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, कस्टमर्स हो गया, शेयर होल्डर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, जितने भी लोग कंपनी से रिलेटेड हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे कहते हैं स्टेक होल्डर। और उनके बेनिफिट में कैसे इस आगे कंपनी बढ़े, उनका बेनिफिट बढ़ाए, है ना, उसे कहेंगे स्टेक होल्डर थ्योरी। मतलब उनके बेनिफिट के लिए जो जो स्टेप्स लेने होते हैं उसे कहते हैं स्टेक होल्डर थ्योरी। तो कोई भी डाउट हो पिछली थ्योरी से रिलेटेड या फिर इस थ्योरी से रिलेटेड, आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कुछ ही आवर्स के अंदर आपको दे दूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए। अब बात करेंगे इस थ्योरी का जो ए नंबर पार्ट है उसका क्या मतलब है। कह रहा है थ्योरी फोकसेज ऑन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। वही बता रहा है इसमें भी कि इसमें जितने भी थ्योरी है ना उसमें मैनेजरियल डिसीजन मतलब कंपनी के अंदर के डिसीजन जो हैं, ताकि कंपनी आगे बढ़ सके, वो डिसीजन सारे के सारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के टुवर्ड लेते हैं। मतलब कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं ना उनके इंटरेस्ट के टुवर्ड्स लेते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो। एंड नो सेट ऑफ इंटरेस्ट इज एज्यूम टू डोमिनेट द अदर्स। और बाकी कंपनी को चाहे ज़्यादा बेनिफिट ना हो कोई बात नहीं, मगर स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा बेनिफिट हो, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो अब ये मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होते हैं? मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब किस किस तरीके पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ड होती है। एक तो होता है थ्योरी। थ्योरी मतलब कौन सा जो फॉर्मेट है वो यूज़ करेगी, और मॉडल्स मतलब एक बेस्ट सेलेक्टिव वे जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिवाइडेड होती है। तीन तरीके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल होते हैं, ये बता रहा है इसमें। पहला है एंग्लो सेक्शन मॉडल और एंग्लो अमेरिकन मॉडल। इसके दो नाम हैं, एक एंग्लो सेक्शन मॉडल भी है कहते हैं इसको, और दूसरा कहते हैं एंग्लो अमेरिकन मॉडल। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, मैं डाउट में मैं क्लियर कर दूंगा। कह रहा है इट हैज़ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सेलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर एक्ट एज सुपरवाइजर। इसमें कह रहा है कि कंपनी के अंदर जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है ना उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन सेलेक्ट करता है? शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टर सेलेक्ट करते हैं। कौन करते हैं? जो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं ना वो सेलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टर सेलेक्ट करते हैं, जो कि सुपरवाइज़र की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं? सुपरवाइजर्स की तरह या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह। ठीक है, और मैनेजर भी अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, और ये किस किस तरह के देशों में, कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये मॉडल यूज़ होता है? यूएसए, यूके, कनाडा, इंडिया, है ना, ये एग्जांपल हैं इंडियन कंट्रीज़ के जिसमें एंग्लो अमेरिकन मॉडल या एंग्लो सेक्शन मॉडल ये मॉडल यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके मेरे को आपको कोई भी डाउट हो आप इससे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, मैं बता दूंगा। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन को डाउनलोड कर सकते हैं। अरे फीचर्स ऑफ एंग्लो अमेरिकन मॉडल। अब एंग्लो अमेरिकन मॉडल के क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में बता दूँ। सबसे पहला जो फीचर है वो कह रहा है कंपनी आर बेसिकली रन बाय प्रोफेशनल मैनेजर हैव नेग्लिजिबल ओनरशिप स्टेक्स, देयर इज़ फेयरली क्लियर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसमें कह रहा है जो कंपनी को चलाने वाले जो लोग होते हैं, कौन होते हैं? कंपनी को चलाने वाले जो लोग होते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कंपनी के बहुत ही कम शेयर्स होते हैं।
आप समझ पा रहे हैं मैं जो क्या कह रहा हूँ? इसमें बता रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कंपनी के बहुत ही कम, ना के बराबर या होंगे ही नहीं शेयर्स। शेयर्स का मालिक शेयर होल्डर होगा, कोई दूसरा पर्सन जो कंपनी को ओन करता होगा, और वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑर्डर देता होगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही करते होंगे जो कंपनी के शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं शेयर होल्डर्स में कंपनी के अंदर ओनरशिप अलग होती है और कंट्रोल, मैनेजमेंट का कंट्रोल अलग होता है। तो मैनेजमेंट का कंट्रोल किनके हाथों में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में। और कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल किसके हाथ में है? वो है शेयर होल्डर्स के हाथों में। ठीक है, तो ये इसमें बता रखा है। अब इसमें कहते बात करते हैं, मॉडल इज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलिज्म characterized by well developed stock market। अब मार्केट कैपिटलिज्म के मॉडल पे ये बेसिकली काम करता है। मार्केट कैपिटलिज्म जो है उसके मॉडल पे काम करता है, और ये किस चीज़ की निशानी है? ये निशानी है वेल डेवलप्ड स्टॉक मार्केट की। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने दूसरी बुक से और एसएल की बुक से भी देख के लिखे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में इतना बड़ा लिख दोगे आप तो आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे ईजिली। और थोड़ा बहुत अगर एक्सप्लेनेशन और लिखना हो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में लिख देना, अगर इस टाइप के मॉडल के बारे में आए। और आपको और लेंथी लिखना हो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में लिख देना, तो उससे भी मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। टीचर जानता होगा कि आपको आता है, एग्ज़ाम की टाइम की कमी की वजह से थोड़ा बहुत रह गया होगा लिखना, सो टीचर आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। अब इसमें कह रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन दिस मॉडल इज यूनिटरी और सिंगल टायर इन विच ऑल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर। अब इसमें देखो, यूनिटरी और सिंगल टायर का मतलब क्या होता है? यूनिटरी और सिंगल टायर का मतलब कि कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा पर्सन इस कंपनी के अंदर उनको अपॉइंट नहीं कर सकता। मतलब समझ रहे हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? ओनली ऑन शेयर होल्डर्स के पास। मतलब शेयर होल्डर चाहे तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, और वो चाहे तो उनको निकाल भी सकता है, हायर कर सकता है और उनको निकाल सकता है। ये किसके पास पावर है? शेयर होल्डर्स के पावर है ये कंपनी के अंदर। सो ये इसलिए बता रहे हैं वन टायर या सिंगल टायर, यूनिटरी टायर, ये एक मॉडल है कंपनी के अंदर एंग्लो बेस सिस्टम में। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। ये कह रहा है साउंड सिस्टम एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। कह रहा है साउंड सिस्टम एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन कॉर्पोरेट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर्स। अब कह रहा है इसमें कि साउंड सिस्टम्स और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बेस्ड कंपनी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कह रहा है कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं। अब इसके अंदर कह रहा है कंपनी के अंदर जो लीगल सिस्टम्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो शेयर होल्डर होते हैं उनके राइट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। मतलब उनके राइट्स को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अब वो नुकसान क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से। ठीक है, ये इसमें बता रहा है। अब कह रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियंस इज मच एज लेस मॉडल डज नॉट अलाउ द लेबर टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिसीजन। अब कह रहा है इस सिस्टम के अंदर, फिर बता दूँ, कह रहा है इस सिस्टम के अंदर जो सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर क्या होते हैं? बेसिकली एम्प्लॉय यूनियन के जो हेड होते हैं। एम्प्लॉय यूनियन के हेड कौन होते हैं? जो एम्प्लॉय जो होते हैं बेसिकली, लेकिन उनको सेलेक्ट करते हैं आपस में एम्प्लॉयज़, ताकि वो रिप्रेजेंट करे वोल एम्प्लॉयज़ को, जिसे कहते हैं ना ट्रेड यूनियन के अंदर जो लेबर यूनियन का हेड होता है। ठीक है, लेबर यूनियन लीडर या लेबर यूनियन इंचार्ज जो होता है उसे कहते हैं सुपरवाइज़र बेसिकली। सो वो सुपरवाइज़र जो होता है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को और सारे के सारे लेबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उन लेबर्स को या उन सुपरवाइज़र्स को जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मीटिंग उन जगह नहीं मिलती, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर फिर ज़्यादा जगह नहीं मिलती इस मॉडल के अंदर, क्योंकि इस मॉडल के अंदर सेलेक्शन का काम किसका होता है? शेयर होल्डर्स का पूरा। शेयर होल्डर्स ही सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से पर्सन जो होंगे वो पर्सन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे और कौन कौन से नहीं बनेंगे। इस वजह से जो बेसिक एम्प्लॉयज़ जो डायरेक्ट लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बनते। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज टाइप का भी है। तो ये पूरा का पूरा एंग्लो सेक्शन मॉडल था, जिसमें ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयज़ के जो इंचार्ज होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करने वाले कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं, उनके पास पूरी पावर होती है और सारे के सारे रूल्स यूज़ होते हैं इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो डाउट में पूछ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे जर्मन मॉडल की। सो बेसिकली जर्मन मॉडल क्या होता है? जर्मन मॉडल का एक और नाम भी होता है, कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। जर्मन मॉडल का एक और नाम होता है कॉन्टिनेंटल यूरोप मॉडल। क्या होता है? कॉन्टिनेंटल यूरोप मॉडल। और इसको एक और नाम से जाना जाता है टू टायर बोर्ड मॉडल, जिससे हमने पहले वाला मॉडल पढ़ा था जिसको
वन टायर यूनिटी टायर बोर्ड मॉडल के नाम से जाना जा रहा था। ऊपर वाला एंग्लो सेक्शन वाला जो था वो सिंगल टायर या यूनिटी टायर मॉडल था। ठीक है, मैंने बताया भी था, नोटिस किया था आपने। तो ये वाला मॉडल जो है वो टू टायर बोर्ड मॉडल है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, आगे चल के बताऊँगा मैं। तो इसको कॉन्टिनेंटल मॉडल, यूरोप मॉडल या फिर टू टायर बोर्ड मॉडल भी कहते हैं। जो क्या करता है, दो बोर्ड को क्या कहते हैं, प्रिस्क्राइब करता है, दो बोर्ड्स के बारे में बताता है। पिछले वाले में ओनली शेयर होल्डर्स सेलेक्ट करते थे किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, लेकिन इस वाले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अराउंड 25 to 30% की पावर ही होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करने की। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसके अंदर 25 to 30% ही पावर होती है शेयर होल्डर्स के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करने की। क्यों? क्योंकि पहला होता है सुपरवाइजरी बोर्ड। तो सुपरवाइजरी बोर्ड में जो लोग जाते हैं वो शेयर होल्डर्स के सिलेक्टेड में से होते हैं। क्या होता है, शेयर होल्डर्स के सिलेक्टेड में से कुछ लोग होते हैं जो सुपरवाइजरी बोर्ड में से जाते हैं, और कुछ लोग एम्प्लॉय यूनियन के जो लीडर होते हैं या फिर लेबर यूनियन के जो लीडर होते हैं वो भी जाते हैं इस सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर। तो समझ रहे हो, सुपरवाइजरी बोर्ड का 50% कौन भेजता है, शेयर होल्डर भेजते हैं, और सुपरवाइजरी बोर्ड का 50% कौन भेजता है, ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेबर होते हैं, उनका हेड जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। अब इसमें दूसरा है मैनेजमेंट बोर्ड। मैनेजमेंट बोर्ड को बेसिकली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्टेड होते हैं ना, वही सेलेक्ट करते हैं मैनेजर्स को, जो चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो मैनेजर होते हैं कंपनी के अंदर, उन मैनेजर्स को सेलेक्ट करने का काम किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो ये इसमें बता रहा है जर्मन मॉडल के अंदर। जर्मन मॉडल के अंदर मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर कौन आता है, टॉप एग्जीक्यूटिव ओनली। फिर बता दूं, मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर कौन आता है, टॉप एग्जीक्यूटिव ओनली। और सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर कौन आता है, लेबर एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव एंड शेयर होल्डर। फिर बता दूं, सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर लेबर एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव एंड शेयर होल्डर। फटाफट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, क्योंकि सिलेबस कवर करने के लिए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपका कोर्स फटाफट कंप्लीट हो जाए। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी लिए, और नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, खुद भी आप रिवीजन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ जर्मन मॉडल की। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं जर्मन मॉडल के। अब इसमें कह रहा है फीचर्स जर्मन मॉडल के भी काफ़ी सारे हैं। क्या है, जर्मन मॉडल के भी फीचर्स जो हैं काफ़ी सारे हैं। पहला है डुअल बोर्ड सिस्टम। ठीक है, डुअल बोर्ड सिस्टम में क्या होता है, सारी की सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज विद मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ हैव सुपरवाइजरी बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये फीचर्स है जर्मन मॉडल के। मतलब जर्मन मॉडल के अंदर दो बोर्ड बने होंगे। जो पुराना वाला मॉडल था उसके अंदर सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक ही बंदा, एक ही टाइप के लोग सेलेक्ट करते थे जो थे शेयर होल्डर। लेकिन इसमें काफ़ी सारे लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, टॉप लेवल के मैनेजमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। एक तो मैनेजमेंट बोर्ड हो गया जिसमें टॉप एग्जीक्यूटिव आते हैं, जो कौन सेलेक्ट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और एक हो गया सुपरवाइजरी बोर्ड जिसमें कौन से जाते हैं, एम्प्लॉय के हेड जाते हैं, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाते हैं जो कि शेयर होल्डर के चुनिंदा होते हैं। ठीक है, यही इसमें बता रहा है। तो जिस भी कंपनी के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो चाहे या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, दोनों के अंदर जर्मन मॉडल यूज़ हो सकता है। बेसिकली जर्मन मॉडल ज़्यादातर अमाउंट में जर्मनी में यूज़ हो रहा है, और बहुत कम कंपनीज़ हैं, बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर जर्मन मॉडल यूज़ हो रहा है। लेकिन जर्मनी में बहुत ज़्यादा ये मॉडल यूज़ होता है। ठीक है, जिसमें कि ये 500 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा कि क्या है, सुपरवाइजरी बोर्ड है। मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ जब सुपरवाइजरी बोर्ड, 500 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा हो जाएंगे तो सुपरवाइजरी बोर्ड होगा, और एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। कह रहा है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी होता है। अब वो कैसे होता है, क्योंकि कुछ डायरेक्टर्स जो हैं सुपरवाइजरी बोर्ड के आर इलेक्टेड बाय द एम्प्लॉयज़। कह रहा है कुछ डायरेक्टर्स को कौन सेलेक्ट करता है, सुपरवाइजरी बोर्ड सेलेक्ट करता है, आर इलेक्टेड बाय द एम्प्लॉयज़। सुपरवाइजरी बोर्ड के डायरेक्टर्स को कौन सेलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करते हैं। एंड दे हैव फुल टाइम दे आर फुल टाइम एम्प्लॉयज़, और वो एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। वो ये नहीं कि वो टॉप लेवल के ही बन जाते हैं, उनको एम्प्लॉय की तरह ही काम करना होता है। जैसे और एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना, लोअर लेवल मैनेजमेंट के और लेबर और एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। बस इनके ऊपर एक और बर्डन आ जाता है, एक और टास्क आ जाता है कि बोर्ड लेवल मीटिंग्स को अटेंड करने का। अगर कभी भी बोर्ड लेवल की मीटिंग्स होती हैं तो उनको अटेंड किनको करना होता है, इन ही ट्रेड यूनियन के हेड जो होते हैं, लेबर यूनियन के हेड जो होते हैं, एम्प्लॉय यूनियन के हेड जो होते हैं, उनको अटेंड करना होता है। ठीक है, यही इसमें बता रखा है। थर्ड में कह रहा है लार्ज ब्लॉक होल्डिंग ऑफ शेयर। अब लार्ज ब्लॉक होल्डिंग ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि इस कंपनी के अंदर
जर्मन मॉडल के अंदर, जर्मन मॉडल की टाइप की जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर कंपनी काफ़ी ज़्यादा शेयर्स को होल्ड करके रखती है। क्या करती है? अपने शेयर को जो लिस्ट कराती है, आपने जान देखा होगा, आपको पता होगा, काफ़ी सारी कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्टेड करके रखती हैं। लिस्टेड मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अपनी कंपनी को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट करा देती हैं, जिससे वो उधार ले सकें। क्या कर सकें? उधार ले सकें और अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। क्यों? अगर उन्हें कोई सामान खरीदना हो, उसे कोई फैक्ट्री खरीदनी हो, उससे कोई मिल खरीदना हो, उसके लिए उसे पैसा चाहिए होगा। और पैसा कैसे मिलेगा? वो अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करा देंगे, जिससे कि कोई भी आदमी उसकी कंपनी का शेयर खरीद सकेगा। यानी शेयर खरीदने के बाद कोई भी आदमी उस कंपनी का मालिक बन सकता है। ये शेयर होल्डर का मतलब होता है। मगर ये कंपनीज नहीं चाहती कि कोई भी आदमी कंपनी का मालिक बहुत आसानी से बन जाए, इसलिए ये 50% से ज़्यादा 51% से ज़्यादा शेयर्स खुद ही अपने पास स्टॉक करके रखती हैं। क्या करती हैं? मतलब 60% शेयर खुद ही खरीद के रखेंगी और ओनली 40% शेयर को मार्केट में लिस्ट करती हैं। क्या करती हैं? ओनली 40% शेयर को मार्केट में लिस्ट करती हैं, जिससे कि कंपनी का कोई दूसरा मालिक नहीं बन पाएगा और कंपनी को कोई मिसयूज़ भी नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? मगर एक शेयर की कीमत तो बेसिकली कम होगी, लेकिन कंपनी इतनी ज़्यादा शेयर इशू करती है जिससे उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये लार्ज ब्लॉक होल्डिंग ऑफ शेयर में ये टॉपिक था, मोर देन हाफ ऑफ एम्प्लॉयज़। मोर देन हाफ ऑफ शेयर्स जो है ये कौन होल्ड करके रखता है? ये होल्ड करके रखते हैं लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड जर्मन ओनर्स ऑफ होल्डिंग 50% ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फीचर है जर्मन मॉडल का, क्या है नेक्स्ट फीचर जो है जर्मन मॉडल का? उसमें कह रहा है डुअल ओनरशिप होती है। क्या होती है? डुअल ओनरशिप। अब डुअल ओनरशिप क्या होती है? बेसिकली सिंपली इसमें ये होता है, सिंपली इसके अंदर ये होता है कि कुछ जो वोटिंग शेयर्स होते हैं कंपनी के, कुछ कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास शेयर्स होते हैं, उनके पास ज़्यादा वोटिंग पावर होती है। कुछ शेयर होल्डर जिनके पास शेयर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा वोटिंग पावर होती है। कुछ शेयर होल्डर शेयर्स के पास कम शेयर होते हैं, उनके पास कम वोटिंग पावर होती है। तो यहाँ पे डुअल शेयर्स क्लास शेयर्स हो गए, मतलब एक क्लास के शेयर्स जिनके पास ज़्यादा वोटिंग पावर है और एक क्लास के शेयर्स जिनके पास कम वोटिंग पावर है। तो यहाँ पे वन शेयर इक्वल टू वन वन पावर, वोटिंग पावर ये इक्वल नहीं हो पाती। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? यही इसमें बता रहा है। सो ये यहाँ पे डुअल क्लास शेयर्स का चलता है, क्योंकि कुछ शेयर्स प्रीमियम भी होते हैं, प्रीमियम शेयर्स भी होते हैं, कुछ शेयर्स होते हैं नॉर्मल जो शेयर्स अवेलेबल होते हैं लिस्ट होते हैं, और कुछ होते हैं प्रीमियम शेयर जो ज़्यादा महंगी कीमत में बिकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो मॉडल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है और एग्ज़ाम में कई बार, पहले तो एंग्लो सेक्शन मॉडल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। और दूसरा है ये जापानीज़ मॉडल। मैं फिर बता दूं, एंग्लो सेक्शन मॉडल कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। मगर ये जापानीज़ मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जर्मन मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको मैंने समझा रखा है और नोट्स में भी आपको अवेलेबल करा रखा है, आप उसको पढ़ के एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो जापानीज़ मॉडल क्या होता है? इसमें इसको दो नाम से जाना जाता है, एक बिजनेस नेटवर्क मॉडल या फिर रिलेशनशिप मॉडल। फिर बता दूं, दो नाम से जाना जाता है, एक बिजनेस नेटवर्क मॉडल या फिर रिलेशनशिप मॉडल। इसमें इसके फीचर्स दे रखे हैं। पहला है स्मॉल डोमिनेंट ग्रुप। जापानीज मॉडल कंप्राइजेज अ स्मॉल नंबर ऑफ डोमिनेंट ग्रुप कॉल्ड कितरेसु। जापानीज मॉडल जो होता है उसके अंदर कुछ स्मॉल ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल डोमिनेंट ग्रुप्स, मतलब कुछ ग्रुप्स जो कि कंपनी को लीड, पूरी की पूरी मार्केट को लीड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? लीड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई साबुन खरीदते हैं तो साबुन पूरी ज़्यादा मार्केट में सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है? दो तीन तरह के साबुन हैं, लक्स हो गया, डिटॉल हो गया, है ना, एक दो और हैं जो सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं। तो उसे कहते हैं पूरी मार्केट को एक्वायर करना, पूरी मार्केट को लीड करना। तो बेसिकली पूरी की पूरी मार्केट में जो डोमिनेंट ग्रुप्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं डोमिनेंट ग्रुप्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो बिके जाते हैं। तो कुछ कंपनीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा चलती हैं जापान के अंदर। सो वही बता रहा है, जिन्हें कहते हैं किरेत्सु, किरेत्सु कहते हैं जापानीज़ वर्ड के अंदर, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नोट्स का, और डाउट्स तो कमेंट में पूछ ही सकते हैं आप, ठीक है। और इसका नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी से अपलोड कर दूंगा मैं। अब इसमें कह रहा है डोमिनेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट। डोमिनेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट का मैंने पहले मतलब समझा दूँ। इसमें जापानीज़ मॉडल के अंदर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सुपरवाइज़र के अंदर। क्या? सुपरवाइज़र के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज के अंदर
कुछ रिटायर्ड ऑफिसर जो होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर मतलब कुछ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो कंपनी के अंदर जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे नहीं कि अपने आप जाके बन गए, सरकार उनको अपॉइंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा मेजर होल्ड होता है सारी की सारी कंपनीज में। वो ये नहीं चाहती कि कोई इलीगल एक्टिविटी हो कंट्री के अंदर, इस वजह से कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, और वो कुछ कुछ सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद पे नियुक्त करती है, अपॉइंट करती है। ठीक है, यही इसमें बता रखा है। डोमिनेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन जापानीज मॉडल, गवर्नमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द कॉर्पोरेट एक्टिविटी, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर आर प्लेस्ड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वही मैंने बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद पे, ये नहीं कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे खुद ही अपने अपॉइंटमेंट्स अपॉइंटेड लोगों को बिठा दे, नहीं, 1 या 2 पर्सन्स को बिठाती है, जो कि क्या करता है, नज़र रखने का काम करते हैं। कोई भी अगर गड़बड़ी करती है कंपनी, तो उनका काम होता है बताने का, क्या होता है उनका काम होता है। नेक्स्ट कह रहा है रोल्स ऑफ बैंक। अब रोल्स ऑफ बैंक में क्या होता है, यहाँ पे जो फंड देते हैं वो जापानीज़ कंपनी ज़्यादातर कहाँ से लेती है, शेयर होल्डर कंपनियों से कम लेती है। मतलब यहाँ पे शेयर मार्केट में लिस्ट करा के पैसा कम लिया जाता है, बल्कि बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा पैसा लिया जाता है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो। यहाँ पे बैंक से पैसा लेना ज़्यादा बड़ा माना जाता है, और यहाँ पे शेयर्स के थ्रू जो पैसा लेते हैं कंपनी, शेयर मार्केट के थ्रू जो पैसा लेती है ना, वो कम लेती है, बल्कि जो ये गवर्नमेंट या फिर बैंक के थ्रू जो पैसा लेती है वो ज़्यादा अमाउंट में लेती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बैंक का रोल ज़्यादा होता है लोन लेने के लिए, या लोन लेने के लिए बैंक का रोल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की। सो बेसिकली कह रहा है एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बोर्ड मेंबरशिप इन जापानीज फर्म इज़ फ्रिक्वेंटली ऑफर्ड एज अ रिवॉर्ड टू लॉन्ग सर्विंग कम्युनिटी एम्प्लॉयज़। मतलब जैसे आपको देखा, मैंने पहले ही बता रखा है, एंग्लो सेक्शन मॉडल जो है, एंग्लो सेक्शन मॉडल या फिर एंग्लो अमेरिकन मॉडल के अंदर कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका कोई हक नहीं होता कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शामिल हो जाए, कंपनी के अंदर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाए, उनको कोई हक नहीं होता। पूरा का पूरा जो पावर है वो शेयर होल्डर्स के पास होता है एंग्लो सेक्शन मॉडल के अंदर, एंग्लो अमेरिकन मॉडल के अंदर। ठीक है, मगर जर्मन मॉडल के अंदर एम्प्लॉयज़ को भी थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन दिया जाता है ना। जो एम्प्लॉय के हेड होते हैं, इंचार्ज होते हैं, लेबर के जो हेड होते हैं ना, यूनियन हेड होते हैं, उनको पार्टिसिपेशन दिया जाता है सुपरवाइजरी रोल के अंदर, सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन इस वाले के अंदर भी, जापानीज़ मॉडल के अंदर भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया जाता है अगर काफ़ी ज़्यादा पुराना एम्प्लॉय है। क्या है, काफ़ी ज़्यादा पुराना एम्प्लॉय है, काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, अपना 100% एफर्ट लगाता है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाला एम्प्लॉय है, कमिटेड एम्प्लॉय है, तो उसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड के रूप में, जिसमें उसमें उनको पेमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, सैलरी बढ़ जाती है उनकी, और उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, और उनको काफ़ी क्या ऑनर्ड फील होता है, एक ऑनर के रूप में काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्राउड फील होता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन में से एक उसको मिल गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना एम्प्लॉयज़ था वो, और काफ़ी ज़्यादा कमिटेड एम्प्लॉय था, अपने 100% देता था। ठीक है, तो ये एक तरह का ऑनर भी होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। अब कह रहा है यूनिटरी बोर्ड स्ट्रक्चर। बेसिकली यूनिटरी बोर्ड स्ट्रक्चर में कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टर्स इन जापानीज मॉडल इज ट्रेडिशनल यूनिटरी बोर्ड वेयर इम्पोर्टेंट डिसीजन नीड एक्शन बाय द एंटायर बोर्ड। अब कुछ यूनिटरी बोर्ड स्ट्रक्चर में कह रहा है कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजन जो होते हैं कंपनी के अंदर वो पूरा का पूरा बोर्ड मिल के लेता है। क्या होता है, पूरा का पूरा बोर्ड मिल के सारे के सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है, उसे कहते हैं यूनिटरी बोर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, यही इसके अंदर बता रखा है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा आपको। ये इसके अंदर कह रहा है यूनिटरी बोर्ड के स्ट्रक्चर के अंदर कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो पूरा का पूरा एंटायर बोर्ड मिलकर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंटिजेंसी मॉडल। कंटिजेंसी मॉडल एक फीचर्स है इसका। ठीक है, कह रहे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डू नॉट एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंपनी टिल द कंपनी इज रन सक्सेसफुली इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। इसके अंदर कह रहा है कंपनी को लोन कौन देता है, हम सब जानते हैं। कंपनी के अंदर जापानीज मॉडल के अंदर कंपनी को लोन देने वाले होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक कंपनी को लोन देते हैं। मगर यहाँ पे अगर कंपनी जब तक अच्छी तरीके से रन की जा रही है, सक्सेसफुली रन कर रही है, आगे बढ़ रही है, सक्सेसफुली चल रही है, तो उसको क्या कहते हैं, कोई भी इंटरफेयर नहीं करता।
मतलब कोई भी बैंक इंटरफेयर नहीं करेगा उसके अंदर, कंपनी के अंदर। उसके वो कोई भी तरह, किसी भी तरह का रोकेगा टोकेगा नहीं बैंक। उसका कोई भी हक नहीं है। अगर कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है, प्रॉफिट शेयर इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिट बढ़ा रही है ना, यही है इसका मतलब। मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, अपनी मार्केट ग्रोथ कर रही है, मार्केट शेयर में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन बना रही है अपना, तो कोई बैंक उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये इसे कंटिजेंसी मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो कंटिजेंसी मॉडल की तरह होता है ये। कौन सा? ये जापानीज़ मॉडल। सो बेसिकली देखो, मैंने ये वाला जो चैप्टर नंबर 3 है, ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रोल ऑफ ऑडिटर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं फिर बोल दूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर अभी भी बहुत कम है। फटाफट मैं जो है लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, इसके नोट्स का। और नेक्स्ट लेक्चर जब जल्दी से अपलोड हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।